Hello guys, this is Vivek Kumar Kashyap welcoming you on my YouTube channel Lajob Code. Today we are going to focus on multi-tenant setup where we will use Spring Boot application with MongoDB, and in place of MongoDB you can use any other NoSQL databases as well. Let's understand that what is the problem we are trying to solve and how does a multi-tenant setup address this issue. Why is a multi-tenant architecture the right choice for resolving this problem? If we have multiple clients who want to consume our services, each with similarly structured data, how can we ensure that their data remains confidential and inaccessible to other clients? This is where a multi-tenant setup comes into effectively resolve this issue by isolating each client's data and operations. अगर आपके पास कई सारे क्लाइंट्स हैं और वो एक ही सर्विस को कंज्यूम करना चाहते हैं और उनका डेटा का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन वो ऐसा चाह रहे हैं कि अगर एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट का डेटा कुछ ऑपरेट ना कर पाए, एक्सेस ना हो, कॉन्फिडेंशियल हो, तो हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? इसके लिए हमें रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास है मल्टी टेनेंट सेटअप, जो इफेक्टिवली इसको रिजॉल्व करेगा, डायनेमिकली ये चीज इस इशू को हैंडल करेगा। तो हम इसको रिजॉल्व करने के लिए मोंगोडीबी का एक फीचर यूज करेंगे जिसके बोलते हैं कलेक्शंस। तो मोंगोडीबी में कलेक्शंस होते हैं, तो हम क्या करेंगे, डायनेमिकली हम ऐसा कोड लिखेंगे जो सब क्लाइंट के लिए एक अलग कलेक्शंस बनाए डायनेमिकली। तो ये मल्टी टीनेट सेटअप इस तरीके से हमें हेल्प करता है, हर एक क्लाइंट को एक टीनेट की तरह ट्रीट करता है, इसीलिए बोलते हैं उसे मल्टी टीनेट। तो हम अब देखते हैं कि कोड में किस तरीके से उसे हम हैंडल कर सकते हैं, डिफरेंट कलेक्शंस बना सकते हैं डायनामिक का, जो नॉर्मल एक कर्ड ऑपरेशन करता है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे मैंने कंट्रोलर क्लास लिखा है, इसमें क्रिएट नोड, गेट ऑल नोड, गेट नोड बाय आईडी, डिलीट नोड बाय आईडी है। और यहाँ पे हमने एक सर्विस बनाई है जिसे नोड सर्विस यहाँ पर, और नोड सर्विस में हम सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हैं, बस क्या बोलते हैं, मोंगोडीबी का ऑपरेशन कर रहे हैं यूजिंग नोड रिपोजिटरी। नोड रिपोजिटरी में हमने दिया हुआ है कि हम रेफरेंस करें नोड एज ए डॉक्यूमेंट एंड द स्ट्रिंग। सो नोड डॉक्यूमेंट में आपको क्या है, तो हम यहाँ पे आप देख सकते हो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कलेक्शंस के बनाए हैं, एट द डॉक्यूमेंट कलेक्शंस, और कलेक्शन का नाम लिया, और ये हमारा डायनामिकली यहाँ पे हैंडल हुआ है। तो हम इस तरीके से वहाँ पे एनोटेट करेंगे इन द आवर डॉक्यूमेंट क्लास। तो यहाँ पे टीनेट प्रोवाइडेड और गेट क्लाइंट आईडी, ये क्या है, डायनेमिक आएगा। हमने इसे कैसे हैंडल किया वो हम देखते हैं। हमने क्या किया, टीनेट प्रोवाइडर एक क्लास बनाया है जिसमें कि आपका एक थ्रेड लोकल हमने इनिशलाइज किया है। उसके बाद से हमने क्या किया, यहाँ पे एक गेटर और एक है सेटअप। हम इसे कैसे, और उसके बाद से जैसे ही ऑपरेशन खत्म होता है फिर हम मेमोरी से डिलीट कर देते हैं। ओके, जैसे कि मेमोरी में स्टोरेज होता है, और इस क्लास को हम असाइन करते हैं एवरेज कंपोनेंट टीनेट प्रोवाइडर ये जैसे। तो यहाँ पर हम कैसे क्लाइंट आईडी को कैसे वैल्यू सेट करते हैं, कैसे थ्रेड में डालते हैं, उसके लिए हमने इसको यूज किया, टीनेट प्रोवाइडर को यूज किया किसके अंदर, क्लाइंट टीनेट इंटरसेप्टर के अंदर। हमने क्या किया, क्लाइंट इंटरसेप्टर के अंदर क्या किया है कि जैसे ही कोई भी एपीआई हिट होता है तो सबसे पहले क्या करेगा, कि इसके अंदर आएगा, वेब रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर को ढूंढेगा। तो इसको आने के लिए हमें एक रजिस्टर करना पड़ता है, वेब कन्फिग्रेशन उस पर हम आते हैं। उसके पहले हम देखते हैं क्लाइंट इंटरसेप्टर में क्या करते हैं। फिर जैसे कि क्लाइंट इंटरसेप्टर आएगा, क्योंकि हमने वेब कन्फिग्रेशन रजिस्टर कर दिया है, तो इस सबसे पहले ये आएगा प्री हैंडल के। प्री हैंडल में हम क्या है, सबसे पहले क्या हैंडल किया हमने, हेडर्स में क्लाइंट आईडी पास करा, उसके बेसिस पे हम डिफरेंट कलेक्शंस बना रहे हैं। तो टीनेट प्रोवाइडर में हमने यहाँ पे सेट कर दिया, और ये है पोस्ट हैंडल, मतलब अगर सब कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे, क्लियर वाले को कॉल करेंगे। क्लियर क्या कर रहा था हमारा, क्लियर हमारा इसे रिमूव कर रहा था, मेमोरी से डिलीट कर रहा था। ठीक, उसके बाद से कंप्लीशन के बाद अगर हमें कुछ कराना है तो हम यहाँ पे कोई अपना लॉजिक लिख सकते हैं। और फिर रजिस्टर के लिए इस पे कॉल आए क्लाइंट टीनेट इंटरसेप्टर पे, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ ट्रिगर करते, जब भी रिक्वेस्ट इनिशिएट होगा हमने कर दिया वेब कॉन्फ़िगरेशन व्हिच विल इम्प्लीमेंट द वेब एमवीसी कॉन्फ़िगर। सो इससे क्या होगा, रजिस्टर हो गया, जब भी कॉल आएगा तो ये क्लाइंट इंटरसेप्टर को कॉल करेगा। क्लाइंट इंटरसेप्टर क्या करेगा, टीनेट प्रोवाइडर में वैल्यू सेट करेगा, और जैसे ही वैल्यू सेट करेगा उसको हम अपने डॉक्यूमेंट क्लास में यहाँ पर इस तरीके से मेंशन करेंगे, तो डायनेमिकली हमें क्लाइंट आईडी मिल जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं।
हम यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा आपको क्या बोलते हैं, यहाँ पे डीबी मैं दिखाता हूँ इसे। हाँ, ये हमारा है मोंगो डीबी। सो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये डायनामिकली क्रिएट कर रहा है। ओके, सो लेट्स से अभी एप्लीकेशन अगर स्टार्ट हो गया, वेट करते हैं। एप्लीकेशन अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन जी यहाँ पे हमारे पास स्टार्टेड आ गया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ओपीडीबी तो है नहीं, तो हम दिखाते हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोस्टमैन को हिट करेंगे और लेट से क्लाइंट हमारा है एक्सिस बैंक, तो हम सिर्फ पोस्टमैन को हिट करेंगे फॉर द क्रिएटिंग द डेटा। और आप देखेंगे डेटा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और डेटाबेस में जैसे ही आप देखेंगे इसे रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करते ही आपको देखिएगा हमारे डेटाबेस में ये नोट्स एक्सेस है। ठीक है, ये एक्सेस के नाम पे बन गया है। जैसे कि मान लीजिए क्लाइंट आईडी आपका कोई HDFC है, लेट्स से HDFC जो हमारी क्लाइंट है उसके लिए डेटा रखना है, सेम स्ट्रक्चर डेटा है। हम इसे सिर्फ क्लाइंट आईडी HDFC पास करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश करते ही हमारे पास नोट्स HDFC आ गया। तो इस तरीके से अगर सेम टाइप का स्ट्रक्चर है हम डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शन मेंटेन कर सकते हैं। और क्लाइंट को बोल देंगे भाई अपना एक यूनिक आइडेंटिफायर भेजिए, जिससे कि हम अपना कलेक्शन जनरेट कर पाएंगे और अपना डेटा रख पाएंगे। और किसी को भी कुछ भी एक्सेस करना होगा और नोट्स एक्सेस को करना है, अगर एक्सिस बैंक को करना है तो नोट्स एक्सेस से ही डेटा अपना जो भी ऑपरेशन करेगा HDFC वाले को अपना HDFC वाले से करेगा। तो एक दूसरे को डेटा इससे ऐसे एक्सपोज नहीं होगा।